नमस्कार, स्वागत करना चाहेंगे आपका आज उस प्रोग्राम में जिसने आप सबों का भरपूर प्यार और सहयोग प्राप्त किया है। मैं हूं विनीता और कार्यक्रम है अभ्यास। और इस कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं में अपियर हो रहे स्टूडेंट्स को हम एक दिशा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप ही के भेजे सवालों को हम लेते हैं और फिर शनिवार रात 9:30 बजे आप तक उन सवालों को हमारे एक्सपर्ट की मदद से पहुँचाया जाता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय है इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक्सपर्ट है प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नरेंद्र कुमार एक जाने माने प्रोफेसर हैं इस मायने में क्योंकि ये बहुत ही सपोर्टिव हैं स्टूडेंट्स को लेके। आपको कैसा लग रहा है आज आप दोबारा अभ्यास के उन छात्रों से, उन स्टूडेंट से मिलेंगे जो कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो इस काम को करते ही हैं कि नए नए स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करना। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट्स को इतना फायदा हो रहा है और उनको नई बातों का, नए चीजों का पता चल रहा है, तो इस बात को लेके मुझे लगा कि दोबारा से आपने बुलाया, तो मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभारी। तो हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम का आगाज होगा एक्सप्लेनर सेगमेंट से। आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट रेखा से। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े उम्मीदवारों के एक समूह से सीधे मतदान द्वारा चुने जाते हैं। भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बन जाता है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 4121 विधानसभा सीटें हैं। भारत का चुनाव आयोग यानी ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है। ये भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। विधानसभा का एक सदस्य यानी एमएलए एक चुनावी जिले यानी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा सरकार की भारतीय प्रणाली में राज्य सरकार की विधायिका के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बन जाता है। विधानसभा के लिए निर्वाचित या नियुक्त लोगों को विधानसभा के सदस्य या विधायक कहा जाता है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक विधायी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केवल एक विधायक द्वारा किया जाता है। विधानसभा के लिए निर्वाचित या नियुक्त लोगों को विधानसभा के सदस्य या विधायक कहा जाता है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक विधायी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केवल एक विधायक द्वारा किया जाता है। एक स्पीकर 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक के लोकसभा और विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। स्वागत है दोस्तों, ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर सेगमेंट और अब हम सवालों का रुख करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है सुनीता का, हिमाचल से हैं और वो पूछती हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल है कि भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या व्यवस्था है? इस संविधान को एक जीवित डॉक्यूमेंट या लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। संविधान में क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन होना आवश्यक होता है, इसी वजह से भारत के संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि संविधान में संशोधन किए जा सके और समय समय पर संविधान में संशोधन किए जाते रहे हैं। अगर आप ये देखें कि कुछ संविधानों को कठोर संविधान माना जाता है, कुछ को लचीला संविधान माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण माना जाता है। जैसे अगर आप यूएस के संविधान की बात करें तो वहां पर आज तक 30 से भी कम संशोधन हो पाए हैं, लेकिन भारत का अगर संविधान की बात करें हम लोग 100 से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं पिछले 75 सालों। हमारा अगला सवाल है, उसे पूछा है हितेश ने, ये दिल्ली से ही है। इनका सवाल है, मेरा नाम हितेश है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 1 साल के भीतर ही क्यों जरूरत पड़ गई और इसमें क्या संशोधन हुए?
देखिए, जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो बेसिकली क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट्स ने कुछ व्यवस्थाएं दी, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी जिसके तहत ये कहा गया कि एक तो आर्टिकल 16 के मसले में रिजर्वेशन से रिलेटेड था, और दूसरा जो हमारे यहाँ एक ये कोशिश की जा रही थी कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जा सकते हैं, और उन्हीं संदर्भों में ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ। और ये सवाल है, मैं लिपिका गुवाहाटी से, मेरा सवाल है 24वां संवैधानिक संशोधन क्या था और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, 24वां संवैधानिक संशोधन इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे पहले मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसने जो 24वां संवैधानिक संशोधन था, इसने ये व्यवस्था की कि मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो है एक महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि 24वें संवैधानिक संशोधन ने ये जताया कि संविधान में संशोधन करना और इवन की मौलिक अधिकारों में संशोधन करना ये संसद के पास विद्यमान रहेगा। एक सवाल और है। हेलो सर, भारतीय राजनीति में 42वें और 44वें संशोधनों ने बहुत सारी नई व्यवस्थाएं की थी, कृपया उनके बारे में भी हमें बताएं। जो 42nd और 44th अमेंडमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो आया वो आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में, आपातकाल स्थिति हमारे यहाँ 1975 में आया, उसके बाद से बहुत सारी व्यवस्थाएं उस समय की सरकार ने चेंज करने की कोशिश की, और इसमें यहाँ तक कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर भी चेंज किया गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट समाजवाद एक व्यवस्था बनाई गई कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है बल्कि उसके साथ सेकुलर सोशलिस्ट भी हैं। और उसके बाद अगर आप देखें, मौलिक अधिकार और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इन दोनों के बीच में एक्चुअली अगर आप देखें तो इस संविधान संशोधन ने ये कोशिश की कि नीति निर्माण निदेशक जो हैं वो महत्वपूर्ण बना दिए गए, जिसकी वजह से मौलिक अधिकारों पर फिर से एक तरीके से आघात हुआ। और मौलिक अधिकारों पर जब आघात हुआ तो सारे प्रोटेस्ट हुए, और इसके साथ साथ एक्चुअली क्या हुआ कि इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम तो नहीं किया, लेकिन ये मार्क कर दिया कि राष्ट्रपति को अगर कार्यपालिका कुछ कहेगी तो उसको मानना पड़ेगा, या विधान पालिका कुछ कहेगी तो उसको मानना पड़ेगा। तीसरा जो था ये कि राष्ट्रपति के साथ साथ जो आपातकालीन शक्तियां थी, आपातकालीन शक्ति में पहले ये व्यवस्था थी कि पूरे देश के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद ये हुआ आपातकाल जो है न केवल पूरे देश में बल्कि एक भाग के अंदर भी लगाया जा सकता है। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई जो 42nd अमेंडमेंट के बाद, और इसमें न केवल वो बल्कि जो राज्य और केंद्र के साथ जो संबंध होते हैं उन संबंधों को भी परिवर्तित करने की सबसे बड़ा जो इसमें परिवर्तन हुआ वो न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो पावर होती थी उसको कुछ हद तक कुठाराघात करने की कोशिश की, जिसमें ये कहा गया कि उच्च न्यायालय केवल राज्यों से संबंधित मामलों को निपटाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ के संबंधित जो अधिकार हैं उनमें जो भी कोई क्वेश्चनिंग होगी उसको सुनने का अधिकार वो सर्वोच्च न्यायालय को हो। जबकि पहले व्यवस्था ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के दोनों न्यायालय जो हैं ये इसके खिलाफ सुन सकते हैं। और 44th अमेंडमेंट उसमें क्योंकि एक नई पार्टी आई, उन्होंने ये देखा था कि आपातकाल में बहुत सारे विरोध हुए और उसकी वजह से ये नई व्यवस्था आई थी, तो 44th अमेंडमेंट के तहत जो 42nd अमेंडमेंट में किया गया था उसको कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश की गई, जिसमें ये किया गया जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे 12 से मौलिक अधिकार जो हैं वो महत्वपूर्ण माने, जिसमें कि एक अधिकार इसमें बल्कि समाप्त भी कर दिया गया, जिसमें था संपत्ति का अधिकार। पहले हमारे पास 7 अधिकार होते थे मौलिक अधिकार, इसके बाद जो है संपत्ति का अधिकार 44th अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया। और दूसरी व्यवस्था जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इसने की, व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार है उसको किसी भी तरीके से उसमें का कुठाराघात नहीं किया जा सकता, संसद या कोई भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।
और इसके अलावा जैसे उच्च न्यायालय, और मैंने बताया कि 42nd अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया था, तो दोबारा से यही व्यवस्था कर दी गई कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही संविधान से संबंधित जो भी अगर किसी तरीके की व्यवस्था चैलेंज की जाती है तो उसको वो फिर से वही व्यवस्था लाई गई कि ये दोनों ही सुन सकते हैं। और इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों में काफी डिवीजन करने की कोशिश हुई थी 42nd अमेंडमेंट में। इसके द्वारा जो है दोबारा से ये कोशिश किया गया कि जो संघ और राज्य के संबंध है उनको ठीक किया जा सके। इसमें एक व्यवस्था जो है वो ये की गई कि आपातकाल तो किया जा सकता है राज्यों के अंदर, लेकिन आपातकाल लागू करने के लिए संसद में 1 महीने के अंदर उस कानून को पास होना जरूरी है, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए किया जा सकता है। तो ये एक व्यवस्था जो है वो हुई आपातकाल के संदर्भ में। और इसके अलावा भी जो राष्ट्रपति के गौरव को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की 44th अमेंडमेंट ने, इसने में ये कहा गया राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी कानून को दोबारा से विचार करने के लिए भेज सकते हैं, जो कि व्यवस्था पहले बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी। ये जो 44th अमेंडमेंट है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और बात मुझे लगता है बतानी जरूरी है, उसमें ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा ऐसा संशोधन पारित करना जरूरी होता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट जो है वो राज्यसभा ने 5 अनुच्छेद जो हैं उनको कहा कि इनको हटा लेना चाहिए। इस पे उन्होंने कहा कि इसको हम लोग अपनी अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से बाद में जो है वो पांचों के पांचों जो संशोधन थे, स्पेसिफिक जो आर्टिकल्स थे, उनको दरकिनार करते हुए बाकी के जो भी संवैधानिक संशोधन हुए जो निरस्त किए गए 42nd अमेंडमेंट के तहत, वो फिर से एक्सेप्ट कर लिए गए। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उन्हें बहुत कुछ नहीं करना है, बस व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर वो हमें अपने सवाल ऑडियो फॉर्म में भेजें, हम उसे जरूर शामिल करेंगे। हमने बहुत सारे सवालों को लिया और आगे भी हमारे पास एक फहरिस्त है, थोड़ी छोटी है लेकिन है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप एक अभी म्यूजिकल ब्रेक लेने के लिए अपनी ओर से कोई गाना सजेस्ट करें। वैसे आपके पसंदीदा गायक कौन है? किसका कोई गाना सुना? चलिए, तो मुकेश की आवाज में ये बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही प्यारा सा गाना है। वैसे तो उनके सभी गीत बहुत लुभाते हैं, लेकिन ये गाना खासकर मुझे ऐसा लगता है हमारे श्रोता
ब्रेक आने के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं। आवाज मुकेश की थी और पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर नरेंद्र कुमार की। अब हम वापस सवालों की ओर चलते हैं और ये सवाल है, तो 73rd और 74th संशोधनों में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की क्या भूमिका इन्होंने निभाई है? ये सवाल हमारे एक श्रोता ने भेजी है। जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसके संदर्भ में भारतीय जो संविधान निर्माताओं ने कि उस समय भी काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन जो 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया इसमें बेसिक व्यवस्था ये है कि इसके द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं को काफ़ी सारे अधिकार प्रदान किए गए और इसमें न केवल अधिकार प्रदान किए गए बल्कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। पहले लीगल स्टेटस होता था, बहुत सारे जगह पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने देश के अंदर, जिसमें राजस्थान और कर्नाटका जो हैं काफ़ी पहले से ही इस संदर्भ में कार्य कर चुके थे। लेकिन जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है उसने इसको ऑल इंडिया लेवल प्रदान कर दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्रास रूट्स लेवल पे काफी सारी चीजों के बारे में ये हो रहा था कि लोगों के पास पावर एक तरीके से नहीं पहुंच रही थी, जो डेमोक्रेसी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने इस प्रकार से किया। एक तो पंचायतों को काफी सारे अधिकार दिए और ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको 5 साल के अंदर चुनाव करवाना, जिस तरह से राज्य विधानसभाओं के और संसद का चुनाव कराना जरूरी होता है, इसी प्रकार से इनका चुनाव भी कराना नंबर 1 वो बहुत जरूरी है। नंबर 2 ये किया गया कि इसमें पहली बार 1/3 रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता। और अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में ये 1/3 से होकर और 0.5% हो गए। तो ये व्यवस्था क्योंकि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद ही ऐसा हो पाया कि महिलाओं की लीडरशिप जो है वो भले ही लोकल लेवल पे, लेकिन वो काफी हद तक हमारे सामने आई है। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज वो हुई कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो महत्वपूर्ण भूमिका करेगा उसमें कि चुनाव को करवाने में। और इसके अलावा कुछ जो है स्पेसिफिक फंड्स जो हैं वो भी स्टेट डिमार्केट करेगा पंचायतों और नगर पालिकाओं में प्रॉपर से फंक्शनिंग करानी। अगला सवाल लेने से पहले हम ये भी बता दें कि हमारे श्रोताओं का ही ये डिमांड था कि हम सब्जेक्ट को स्पेसिफिक होके करें, और यही कारण है कि आज हमने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे ही किया है। अगला सवाल है वो है, नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष है, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ और मेरा प्रश्न ये है 86वें संशोधन को शिक्षा के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा था कि 10 साल के अंदर हम लोगों को ये व्यवस्था करनी है कि 14 साल तक के बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हम 1960 में तो ऐसा नहीं कर पाए, रादर 1960 की बजाय हम लोग 2002 तक ऐसी स्थिति में पहुंचे कि हम जो शिक्षा का अधिकार है वो एक तरीके से मौलिक अधिकार बन जाए। लेकिन ये शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार केवल जो है वो प्राइमरी लेवल तक ही है, उसके बाद नहीं है। तो इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि इसके द्वारा ये हुआ कि सभी बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, क्लास एफिलिएशन, उन सब के बावजूद सब बच्चों को शिक्षा लेने का एक अधिकार मिल गया, जिसमें कि माता पिता को भी और बाकी लोगों को भी ये प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि वो अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजें। जी, बहुत बढ़िया। और ये आखिरी सवाल आज के सेशन का, और वो है, मेरा नाम किरण है और मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि 103वें संशोधन को अफर्मेटिव एक्शन की दिशा में क्या भूमिका है? देखिए, आप जानते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए था, फिर ओबीसी के लिए हुआ 1990s में, अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। और ये जो संविधान संशोधन है 103, इस संविधान संशोधन ने बेसिकली यही भूमिका निभाई है कि अब जो है वो ये रिजर्वेशन जो है वो एक डिमीनिंग वर्ड जिस तरीके से रहता था वो अब उस तरीके से नहीं है, बल्कि इसमें जो सो कॉल्ड हम लोग कहते हैं अपर कास्ट या हायर कास्ट, उनके जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा, न केवल शिक्षा के संदर्भ में बल्कि नौकरियों के संदर्भ में भी। मेरा ख्याल है कि अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, और उसको कहते हैं फैक्ट फाइल, जिसे प्रेजेंट करेंगी दीपमाला।
सूर्य ग्रहण प्रकृति की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है। जैसा कि पृथ्वी से देखा जाता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से या समग्र रूप से अवरुद्ध करता है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा बनाता है और जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चंद्रमा बीच में फंस जाता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। उस छाया में खड़ा कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण देख सकेगा। सूर्य ग्रहण या तो पूर्ण या आंशिक होता है। साल में सूर्य ग्रहण 2 बार होता है। सूर्य ग्रहण 4 प्रकार के होते हैं: कुल, आंशिक, वार्षिक और संकर। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। कुल सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी के एक विशिष्ट भाग से ही दिखाई देता है। एक वलयाकार ग्रहण हालांकि एक दुर्लभ और अद्वितीय दृश्य है, कुल ग्रहण से बहुत ही अलग होता है। आसमान कुछ काला सा हो जाता है, एक तरह का अजीब नकली सा धुआं सा छा जाता है, क्योंकि इतना सूरज अभी भी दिख सकता है। कुंडलाकार ग्रहण आंशिक ग्रहण की उप प्रजाति है, वह कुल नहीं है। वलयाकार ग्रहण की अधिकतम अवधि 12 मिनट 30 सेकंड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की कक्षा एक दीर्घ वृत्त है और चंद्रमा पृथ्वी के करीब है। इस तरह के ग्रहण के दौरान चंद्रमा के चारों ओर चमकीले वलय को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। एक संकर ग्रहण कुल और एक कुंडलाकार ग्रहण को जोड़ता है। ये एक प्रकार के रूप में शुरू होता है और दूसरे में संक्रमण को करता है। सूर्य ग्रहण की बातें तो अभी हम लोगों ने दिवाली के अगले दिन इसको एक्सपीरियंस किया, तो इसकी बहुत जिज्ञासा थी, मुझे भी जानना था और दीपमाला ने ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से बता दी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हमारे दोस्तों को अब हम जानकारी दे दें कि ये कार्यक्रम आप हर शनिवार रात 9:30 बजे सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर। वहाँ पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जाएं और इस कार्यक्रम को सुने। AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप इस कार्यक्रम को बार बार सुन सकते हैं। प्रोफेसर साहब, हम लोग यहाँ पर हैं इस जगह एक अच्छी इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव सेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और दिल कर रहा है कि आप भी हमारे श्रोताओं में से उन लोगों को एक ऐसा सवाल दें जिसका जवाब देंगे वो सही तो उन्हें मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट। उसको इश्यू करने के लिए आपका सवाल पूछना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अगर कुछ करना है तो कैसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये किया जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि संवैधानिक संशोधन एक साधारण संवैधानिक संशोधन होता है और एक बहुमत के आधार पर संवैधानिक संशोधन। इसमें आधी से ज्यादा राज्य की विधानसभाओं की भी अनुमति लेनी या उसके द्वारा पारित होना जरूरी हो। ये ऐसा कौन सी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति के लिए ये आवश्यक होता है कि वो संवैधानिक संशोधन उस तरीके से किया जाना चाहिए? चलिए, तो इस सवाल का जवाब हमारे दोस्त जरूर से जरूर देंगे और उसके लिए उन्हें मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट। और मेरा ख्याल है कि हमारे पास बातें करने के लिए टॉपिक्स कितने भी क्यों ना हो, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता कि हम आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त हम अपने प्रोफेसर साहब श्री नरेंद्र कुमार जी से इजाजत लेंगे कि वो इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करें, लेकिन आगे हम उनसे फिर इनकी सहायता लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमान ने जो आपसे सवाल पूछे हैं, इसका सही जवाब आप जल्द से जल्द हमें भेजें। और हम आपको ये बता दें कि पिछले अंक में हमारे मेहमान हिंदू कॉलेज से डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा था, जिसका सही जवाब हमें बहुत सारे मिले, लेकिन एक जवाब जो समय पर और बिल्कुल सही आया वो था सागर का। तो सागर, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको मिलता है एक ई-सर्टिफिकेट। आज के सवाल का जवाब हम उम्मीद करेंगे कि आप बुधवार तक हमें जरूर भेज दें। और श्रोता को हम ये जरूर बता दें कि उन्हें ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक वो हमें ज़रूर से ज़रूर भेजें और उसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम में तब्दीली भी करते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इसमें आप कैसी तब्दीली चाहते हैं। आपको ये बातें हमें बतानी है हमारे ईमेल आईडी यानी कि abhyas.airnews@gmail.com पर, यानी कि abhyas.airnews@gmail.com पर। और आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको अब तक ज़रूर ही कंठस्थ हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सहज सा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
तो आपको ये जरिया मिल गया जहां आप हमसे राब्ता रख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप हमें जल्द से जल्द इसके जवाब देंगे और हमें बताएंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। अगला अंक होगा एक ऐसे विषय पर जो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है, यानी कि एनवायरनमेंट। और अभी चूंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो हमने स्पेसिफिकली इस बार का अगले अंक का विषय रखा है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस उम्मीद के साथ कि इस विषय पर स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर आपके सवाल हमें मिलेंगे, जिसका जवाब आपको जाहिर है मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM गोल्ड पर। तो आप शीघ्र ही अपने सवाल हम तक प्रेषित करें और इसके जवाब का इंतजार करें शनिवार तक। तो इसके साथ ही अब मुझे यानी अपनी दोस्त विनीता को दे इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर।